Good morning, children. Today we'll study class 7th history chapter 2 न्यू किंग्स एंड किंगडम्स। अभी तक हमने इससे पहले वाली वीडियो में हमने चोलास डायनेस्टी के बारे में देखा कि किस तरीके से वो साउथ तक उनका पूरा फैला हुआ था, है ना। उरयू और तंजावुर में किस तरीके से उनका राज फैला, राजा राज और राजेंद्र वन जो उनके बेटे थे उनके बारे में हमने इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ा, है ना। और अब हम देखते हैं कि किस तरीके से राजा राज का जो हमने बताया कि उस समय वो जो थे चोलास किंगडम्स के, तो उन्होंने बहुत अच्छा उन्होंने क्या बनाया था अपनी, मैंने बताया था कि उनको एक टाइटल दिया गया था क्या, गंगई कोंडा, है ना। तो उन्होंने अपनी एक इस्टेब्लिश सिटी की थी, क्योंकि इस नाम से की थी, गंगई कोंडा चोलापुरम के नाम से उन्होंने एक सिटी अपना कैपिटल इस्टेब्लिश किया था। आज हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं स्प्लेंडिड टेम्पल्स एंड ब्रोंज स्कल्पचर। मतलब खूब सुंदर जो टेम्पल्स हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं, और ब्रोंज स्कल्पचर मीन्स जो पीतल की जो मूर्तियाँ बनी होती है ना, तो उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो इस मतलब ये देखिए इस तरीके से जो टेम्पल्स बने होते थे, इसमें जो यहाँ बीच बीच में मूर्तियाँ लगी होती थी ना, छोटी छोटी मूर्तियाँ रहती थी, वो भी बहुत फाइन तरीके से बनी हुई थी, बहुत ही बारीकी से और खूबसूरत तरीके से बनाई गई थी। तो ये इसके बारे में हम देखते हैं। द बिग टेम्पल्स ऑफ द तंजावुर एंड द गंगाईकोंडा चोलापुरम बिल्ट बाय राजा राज एंड राजेंद्र। राजा राज जो टेम्पल्स ऑफ तंजावुर में जो बिग टेम्पल्स बने वो राजा राज और गंगाईकोंडा चोलापुरम में जो बनाया गया था राजेंद्र के द्वारा, राजा राज और राजेंद्र द्वारा बनाया गया था ना, जो ये राजा थे। और आर्किटेक्चरल एंड स्कल्पचरल मार्वलस, मतलब बहुत ही खूबसूरत, मैंने बताया इसकी जो कारीगरी, इसकी जो फिनिशिंग्स जो है वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाई गई है। Chola temples often become the nuclei of the settlements which grew around them. These were the centers of the craft productions. Temples were also endowed with the land by the rulers as well as by the others. अब देखिए, अब यहाँ क्या होता था कि जो चोला टेम्पल्स जो उन्होंने बनाए थे, वहाँ पे क्या हुआ था, न्यूक्लाई ऑफ सेटलमेंट। मान लीजिए यहाँ पर जैसे कि मंदिर बना हुआ है, तो इसके जो मंदिर है, जो यहाँ के जो आसपास का एरिया होगा, यहाँ पर क्या एक सेटलमेंट होने लगा, लोग यहाँ पर आकर बसने लगे, ये न्यूक्लाई ऑफ सेटलमेंट हो गया। विच ग्रो अराउंड देम, वहाँ मंदिर के आसपास की जगह में लोग रहने लगे। दिस वेयर द सेंटर ऑफ क्राफ्ट, यहाँ तक ज़्यादातर कोई क्राफ्ट प्रोडक्शन जो बहुत अच्छे क्राफ्ट के काम करता था, वो यहाँ पर कोई जैसे मान लीजिए मूर्तिकार ही बैठा हुआ है जो मूर्ति बना रहा है छोटी छोटी सी, तो इस तरीके जो क्राफ्ट पर्सन है वो इसके आसपास वहाँ पे रहने लगे। टेम्पल्स वेयर ऑल्सो इंडोडेड विद द लैंड बाय द रूलर्स एज वेल एज बाय द अदर्स। जमीन जैसे मंदिरों को क्या होता था कि जो राजा होते थे या कोई वहाँ के जो दूसरे लोग भी रहते थे, वो क्या करते थे, मंदिरों को दान देते थे, ज़मीन दान देते हैं ना, लैंड, तो वो ज़मीन दान दिया करते थे मंदिरों को, है ना। द प्रोड्यूस ऑफ दिस land went into maintaining all the specialists who worked at the temple and very often lived near it. अब जब देखिए, अब यहाँ उन लोगों को क्या किया कि उन लोगों को क्या दिया, उनको ज़मीन दान दे देते थे ना मंदिरों को। तो मंदिर में क्या होने वाला, मंदिर क्या करेगा उस पैसे को, ज़मीन दान हो रही है, वहाँ पे काम हो रहा है, वहाँ पे बहुत सारे, तो जो वहाँ से उस ज़मीन से प्रोड्यूस होता था, उस ज़मीन से जो मिलता था, वो क्या, वो किसके काम आता था, मेंटेन किया जाता था, किसको, मेंटेनिंग द ऑल द स्पेशलिस्ट हु वर्कड एट द टेम्पल, जो टेम्पल में काम करने वाले लोग थे उनके लिए उसको मेंटेन के लिए, उनको मेंटेन के लिए उसको यूज़ होता था, जो उस ज़मीन से प्रोड्यूस होता था, ठीक है। और वक्त जो लोग मंदिर के आसपास रहते थे उनके लिए, और जो मंदिर में काम करते थे उनके लिए मेंटेनिंग का काम होता था उससे। नियर इट जैसे कौन से लोग थे, जैसे वो प्रिस्ट थे, देखिए जैसे पुजारी लोग हैं, गार्लैंड मेकर है जो माला बना रहा है, कुक्स हैं, स्वीपर्स हैं, म्यूजिशियंस हैं, डांसर्स हैं, तो ये सारे लोगों के लिए वहाँ से जो ज़मीन से जो प्रोड्यूस होता था, इनके मेंटेनेंस के लिए काम आता था, इनके लिए सब कुछ, इनका खाना, इनकी व्यवस्था, इस सब के काम आता था। In other hands, temples were not only the place of worship, they were the hub of the economic, social and cultural
लाइफ एज वेल। तो टेम्पल खाली हम बोले से कि पूजा की जगह है ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखिए बहुत सारी इकोनॉमिकल, सोशल और कल्चरल लाइफ का एक ये मिला जुला स्थान भी है। ठीक है। चोला जो थे वो ग्लोरी थे, एकदम थे। उनका टाइम जो था हमारे लिए एकदम ग्लोरी का टाइम था। मतलब वो देखिए सब चीज़ में माहिर थे, है ना। उनकी जो मूर्तियाँ थी ये काम करते थे, वो ट्रेड तक बहुत बाहर दूसरे देशों तक ट्रेड भी करते थे। तो बहुत ग्लोरियस का टाइम था उस समय का हमारा। Amongst the crafts associated with the temples, the making of bronze image was the most distinctive। बताता है जो क्राफ्ट के अलावा जो है ऐसे जो मंदिरों में क्राफ्ट वगैरह यूज़ हो रहे हैं, और जो ब्रोंज़ मतलब तांबा का जो बने हुए मूर्तियाँ हैं, इमेजेस हैं, वो भी बहुत ही बेहतरीन थी। ठीक है। चोला ब्रोंज इमेज आर कंसिडर एमंग्स द फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में जो चोला टाइम में जो बना था ब्रोंज से जो इमेज बनी, जैसे ये इमेज आप बगल में देख रहे हैं फ़ोटो, तो एक वो उस समय की क्या हुआ करती, फाइनेस्ट, सबसे बेहतरीन हुआ करती थी, वर्ल्ड में भी बेहतरीन हुआ करती थी। ठीक है। चोला टाइम में जो बनती थी। While the most image were of the deities, sometimes image were made up of the devotees also as well। ये मूर्तियाँ जो थी ये खाली उनकी नहीं थी जो कि जैसे deities मीन्स आपके भगवानों की नहीं थी, बल्कि उन लोगों की भी थी जो वी आर मेड अप ऑफ द डिवोटीज ऑल्सो, जो भक्त थे, उनकी भक्त हैं, राजा हैं, उनकी भी क्या होते थे, इमेजेस बनते थे। ठीक है, मूर्ति के रूप में। अब जो हमने देखा कि वहाँ की कितनी फाइन मूर्तियाँ होती थी। अब हम देते हैं चोलास पीरियड में जो उनका एग्रीकल्चर और इरिगेशन था वो भी बहुत ही बेहतरीन था। क्यों था ऐसा अचीवमेंट्स? मेनी अचीवमेंट्स ऑफ द चोलास वी आर मेड पॉसिबल थ्रू द न्यू डेवलपमेंट्स इन एग्रीकल्चर। जो उनमें डेवलपमेंट हुआ वो उसके किसके थ्रू? एग्रीकल्चर। यहाँ पे एग्रीकल्चर क्या है, बहुत अच्छा होता था। चोलास फोकस्ड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। वो फोकस करते थे किस पे? एग्रीकल्चर से। सबसे जो एरिया था उनका क्यों ऐसा था कि वो एग्रीकल्चर बहुत अच्छा कर, क्योंकि उनके जो एरिया था, चोलास किंगडम का जो एरिया था, आपने देखा ये वाला जो उनका एरिया था, आपको पता है यहाँ पर क्या है, कावेरी है ना, यहाँ पर कावेरी है, और यहाँ पर डेल्टा है ना। आपको पता है डेल्टा क्या होता है? डेल्टा जब नदी जैसे जब नदी है यहाँ से आती है, वो जब यहाँ पर समुद्र में गिरने से पहले उसका फ्लो क्या होता है, धीरे हो जाता है, और वो क्या करती है, बहुत सारे ब्रांचेस को फॉर्म कर लेती है। यहाँ से अलग अलग ब्रांचेस उसके निकलते हैं। तो ये जो ब्रांचेस यहाँ से निकलते हैं, हम इसे कहते हैं डेल्टा, है ना। तो ये ज्योग्राफी में हमने डेल्टा पढ़ा है ना। तो यहाँ पर ये जो कावेरी है, ये बहुत ही, यहाँ पर कावेरी है और यहाँ पे कृष्णा है ना। तो ये क्या है, डेल्टा बनाते हैं। यहाँ पर क्या मैंने कहा, डेल्टा बनाते हैं। तो डेल्टा बनाते हैं तो इसलिए जो डेल्टा से क्या होती है, जो नदी के साथ बह के सिल्ट, क्ले वगैरह सब जो आता है वो यहाँ सब जमा होते जाता है। तो जिससे क्या होता है कि लैंड बहुत ही ज़्यादा जो क्या होता है, यहाँ पर डेल्टा फॉर्म होता है। इसकी वजह से क्या होता है कि लैंड जो है बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल हो जाता है। ठीक है। तो जो कि वेरी फेवरेबल फॉर द एग्रीकल्चर। ठीक है, इसलिए यहाँ पे एग्रीकल्चर वगैरह बहुत अच्छा से होता था। ठीक है, कहाँ पे? आपके चोलास डायनेस्टी की तरफ, जहाँ पर उनका डायनेस्टीज है ना। देखिए, नोटिस दैट द रिवर, अभी बताया मैंने ना, नोटिस दैट द रिवर कावेरी ब्रांचेज ऑफ इट इनटू द सेवरल स्मॉल चैनल्स बिफोर एम्प्टिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल। वही बताया मैंने, जब वो बे ऑफ बंगाल में जाने से पहले वो डेल्टा फॉर्म कर लेते हैं ना। तो डेल्टा जो फॉर्म करते हैं वो उसके का कारण क्या होता है, फर्टाइल हो जाती है वहाँ की ज़मीन। Then these channels overthrow frequently, depositing fertile soil on their banks। अब मैंने बताया कि अपने साथ बहते बहते वो क्या लाते हैं, फर्टाइल सॉइल्स लाते हैं, जिसके कारण से वहाँ की ज़मीन बहुत ही उपजाऊ हो जाती है। प्रोवाइड्स वाटर फ्रॉम द चैनल्स, और वहाँ के चैनलों वगैरह से क्या, पानी भी बहुत आसानी से मिल जाता है, वहाँ पानी है, पास में ही है पानी। तो ऑल्सो प्रोवाइड नेसेसरी मॉइस्चर फॉर द एग्रीकल्चर, और उनको क्या है, एग्रीकल्चर के लिए जो मॉइस्चर चाहिए, पानी चाहिए, बहुत आसानी से मिल जाता है। पर्टिकुलरली द कल्टिवेशन ऑफ राइस के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि राइस के लिए क्या, हमको बहुत पानी की ज़रूरत होती है कल्टिवेशन के लिए।
तो उनको बहुत आसानी से क्या हो जाता था, पानी मिल जाता था राइस कल्टीवेशन के लिए, ठीक है। ऑल्दो एग्रीकल्चर हैड डेवलप्ड अर्लियर इन अदर पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु, एग्रीकल्चर जो है तमिलनाडु के अदर पार्ट्स में डेवलप हो चुके थे। इट वॉज ओनली फ्रॉम द 5th to 6th सेंचुरी दैट दिस एरिया वॉज ओपन अप फॉर द लार्ज स्केल ऑफ, ये जो 5th और 6th सेंचुरी से ये है कि इसमें लार्ज स्केल ऑफ कल्टिवेशन होने लगा। फॉरेस्ट, इसके लिए क्या किया गया, जो जंगल थे फॉरेस्ट को पूरा साफ़ किया गया, जंगल है ऑब्वियसली जंगल को साफ़ किया गया, क्लियर किया गया, लेवल्ड इन द एरिया, मतलब ज़मीन को समतल किया गया, बराबर किया गया। इन द डेल्टा रीजन्स embankments had to be built to prevent the flooding and channels had to be constructed to carry water to the fields। अब क्या हुआ, एम्बैंकमेंट्स मतलब जैसे कि यहाँ से मान लीजिए है ना, ये यह एरिया है, यहाँ से नदी बह रही है, ठीक है, ये नदी बह रही है यहाँ से। अब क्या होगा कि जब तेज़ बारिश होगी तो कुछ पानी इधर, नदी का पानी क्या इधर से इधर जाएगा, इधर से इधर चला जाएगा। तो ऐसा ना हो, इसको रोकने के लिए क्या है, एम्बांकमेंट्स बनाया गया, मतलब दीवार उठाई गई, ताकि ऊपर से दीवार उठाई गई ताकि पानी का फ्लो ऐसा ही रहे, ठीक है। तो दीवार उठाई गई। एम्बैंकमेंट्स वे हैड टू बी बिल्ड टू प्रिवेंट फ्लडिंग, मतलब पानी इधर से बह के उधर ना जाए, फ्लड ना आ जाए, है ना, बाढ़ ना आ जाए, इसको रोकने के लिए वहाँ पे दीवार उठाई गई। एंड कैनल्स हैड टू बी कंस्ट्रक्टेड टू कैरी वाटर इन द फील्ड्स। और क्या है, जैसे कि अब देखिए, अब यहाँ पे जैसे कि हम बोलते हैं कि यहाँ से रिवर फ्लो, यहाँ पर आपका फील्ड है और यहाँ से रिवर जा रही है, ठीक है, यहाँ पे रिवर है, तो क्या आप क्या खेत उठा के यहाँ ले जाओगे रिवर के पास? नहीं, आप क्या करेंगे, इसको या फील्ड से इरिगेशन करने के लिए आप यहाँ कैनाल्स बनाओगे, ताकि कैनाल से होते हुए पानी आपके फील्ड में आ सके, है ना। कैरी वाटर टू द फील्ड्स इन मैनी एरियाज, 2 क्रॉप्स वर ग्रोन इन द ईयर। और उस समय क्या होता था वहाँ पे कि एक साल में 2 प्रकार के क्रॉप्स उगाए जाते थे। फर्स्ट सीज़न में क्या होता था, मान लीजिए रेनी सीज़न में हमने क्रॉप्स लगाया, तो उसमें तो क्या पानी आसानी से हमको मिल जाता रेनी सीजन रेनफॉल से। लेकिन और जब दिसंबर वगैरह में पानी की ज़रूरत है, हम दोबारा दोबारा कल्टीवेशन कर रहे हैं, तो हमको पानी कहाँ से मिलेगा, तो हमको कैनाल वगैरह से इरिगेशन के लिए पानी मिलेगा, है ना। इन मैनी केसेस इट वाज नेसेसरी टू वाटर क्रॉप्स आर्टिफिशियली, मतलब और बहुत केसेस में ऐसा होता था कि जो वाटर क्रॉप्स आर्टिफिशियली, मतलब पानी हम लोग को खेतों में क्या आर्टिफिशियली तरीके से देना पड़ता था। हम नेचुरल तरीके से पानी नहीं आ रहा, बारिश नहीं हो रही है, तो आर्टिफिशियली देना पड़ता था। जैसे उसके लिए उन्होंने क्या किया, वैरायटी ऑफ मेथड्स आर यूज़ फॉर इरिगेशन, बहुत सारी इरिगेशन के मेथड यूज़ करते थे वो, जैसे कि कुआँ खोद देना। इन अदर प्लेसेस ह्यूज टैंक्स वेयर कंस्ट्रक्टेड टू कलेक्ट रेन वाटर, बड़े बड़े टैंक्स बनाए जाते थे ताकि रेन वाटर को उसमें स्टोर किया जा सके। रिमेंबर दैट द इरिगेशन वर्क्स, और जब इरिगेशन का जो काम है इसके लिए एक प्रॉपर प्लानिंग की, ऑर्गेनाइजेशन की और लेबर और रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है ना। अब इरिगेशन फैसिलिटीज़ यदि हमको प्रोवाइड कराना है जैसे, तो हमको उसको एक प्रॉपर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और लेबर और रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। मेंटेनिंग दिस वर्क एंड डिसाइडिंग हाउ वाटर इज़ टू बी शेयर्ड, मतलब और पूरा मेंटेन करना उस काम को, और ये डिसाइड करना कि पानी कैसे लोगों तक शेयर हो। मोस्ट ऑफ द न्यू रूलर्स एज वेल एज पीपल लिविंग इन द विलेज टूक एन एक्टिव इंटरेस्ट इन दिस एक्टिविटी। जब राजा और वहाँ के जो लोग हैं वो इस चीज़ में पूरा एक्टिव पार्टिसिपेट किया करते थे, ठीक है। अब देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर। अब वही करते थे, पहले क्या करते थे कि जो राजा के अंडर में सामंत सब रहते थे वो अपने आप को महाराजा वगैरह डिक्लेयर कर देते थे। लेकिन आपने किंगडम तो बना लिया, लेकिन उसको संभालेंगे कैसे, उसको चलाएंगे कैसे, ये एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, ये बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, हु वाज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइज्ड, हाउ वाज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइज, किस तरीके से ये एडमिनिस्ट्रेशन को हम ऑर्गेनाइज करते हैं, ये हम इसमें देखने जा रहे हैं। सेटलमेंट्स ऑफ पीसेंट्स नोन एज ऊर, जो सेटलमेंट्स ऑफ पीसेंट्स है, मान लीजिए ये एक गांव है, ठीक है, ये एक गांव है, इसमें बहुत सारे जो पीसेंट्स हैं वो रहते हैं, ठीक है, बहुत सारी
पीजेंट्स रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, यू आर उर। ग्रुप ऑफ पीजेंट्स को क्या बोलते हैं, यू आर उर। क्या बोलते हैं ग्रुप ऑफ पीजेंट्स को, यू आर उर। ओके, यहाँ बहुत सारे उर हैं, मीन्स पीजेंट्स हैं, ठीक है। अब बिकेम द प्रॉस्परस विद द स्प्रेड ऑफ द इरीगेशन एग्रीकल्चर। अब ये लोग बहुत सारे जो पीसेंट्स हैं ये बहुत प्रॉस्परस हुए, इनके पास बहुत पैसे आए अच्छी इरीगेशंस के कारण। ग्रुप्स ऑफ सच विलेज फाउंड अ लार्ज यूनिट कॉल्ड नंदू। अब क्या हुआ, अब यहाँ देखिए छोटे छोटे पीजेंट्स लोग का था, रहते थे, उसको उर बोलते हैं। लेकिन जब ये मिला, इस सबको मिलाकर जब एक गांव बनाया गया, इसको गांव बोले, विलेज। ग्रुप ऑफ विलेज, ऐसे ऐसे बहुत सारे मिला के हमने जब ग्रुप ऑफ विलेज बोला हमने, तो ग्रुप ऑफ विलेज में कौन आया, ग्रुप ऑफ विलेजेस फाउंड लार्ज यूनिट्स कॉल्ड नंदू। ग्रुप ऑफ विलेजेस को हम क्या बोलते हैं, नंदू। ग्रुप्स ऑफ पीजेंट्स को हमने क्या बोला, उर। और जब ऐसे उर को सबको मिला के जो ग्रुप ऑफ विलेजेस बने उसको हम बोलते हैं नंदू, ठीक है। याद रखिएगा, ये छोटे छोटे 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि ग्रुप ऑफ पीजेंट्स को क्या बोलते हैं। तो वो सेटलमेंट्स ऑफ पीजेंट्स को हम क्या कह रहे हैं, जहाँ पर ये जो रहते हैं वो पीजेंट्स को हम उर कहते हैं। और इसी तरीके से ग्रुप्स ऑफ सच विलेजेस फॉर्म लार्ज यूनिट्स, और जो वैसे ग्रुप ऑफ विलेजेस बन गया उसको हम कहते हैं नंदू, ठीक है। The village council and the Nandu performed several administrative functions including dispensing justice and collecting। जो ये विलेज काउंसिल है, वो विलेज काउंसिल है और वो क्या करते थे, और नंदू जो थे पूरे गांव वाले जो ग्रुप्स ऑफ विलेजेस जो थे, ये क्या करते थे, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस करते थे, है ना। जो वहाँ के काम, अब सबको ही तो एक काम एक ही बंदा नहीं कर सकता ना, तो उसने सबको काम डिवाइड किया गया। तो उसमें से देखिए, तो जो विलेज काउंसिल था, काउंसिल और जो नंदू थे, ये लोग क्या करते थे, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन प्रोवाइड करते थे। और ये लोग जैसे कि जस्टिस प्रोवाइड करना, कलेक्टिंग टैक्स, ये सारे काम किया करते थे, ठीक है। रिच पीसेंट्स ऑफ, अब जो वेलाल, अब देखिए जो रिच पीजेंट्स थे, बहुत ही रिच पीजेंट्स, मतलब जो रईस थे वहाँ के, वेलाल कास्ट के, कौन से कास्ट की, वेलाल कास्ट एक्सरसाइज कंसिडरेबल कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द नंदू। और ये लोग क्या देखते थे, जो रिच पीसेंट्स थे वहाँ के वेलाल कास्ट के, वो लोग क्या करते थे, उनका पूरा जो कंट्रोल था मुद्दे पे, जो भी कंसिडरेबल जो भी अफेयर्स होते थे नंदू मीन्स ग्रुप ऑफ विलेजेस के, तो अफेयर्स ऑफ द नंदू अंडर द सुपरविजन ऑफ सेंट्रल चोला गवर्नमेंट। ये किसके अंडर में आता था, उनके जो पूरे गांव के अफेयर्स को कौन देखता था, सुपरविजन, किसके सुपरविजन में था, सेंट्रल चोला गवर्नमेंट के। द चोला किंग गेव सम रिच लैंडलॉर्ड्स टाइटल्स। जो चोला किंगडम थे, उन्होंने क्या किया, किंग्स जो थे उन्होंने क्या किया, जो उनके अंडर में रिच लैंडलॉर्ड्स थे, जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन हुआ करती थी, उनको उन्होंने क्या कर दिया, एक उपाधि दी, मीन्स टाइटल दे दिया। क्या बोला जाता था उनको, देखो, मुविदा वेलन, क्या बोला जाता था, ये देखिए यहाँ पे लिखे था, जो रिच लैंडलॉर्ड थे उनको क्या टाइटल दिया। ये सब 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि जो रिच लैंडलॉर्ड से उनको क्या टाइटल दिया गया था। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, मुविदा वेलन, ठीक है, मुविदा वेलन बोला जाता था। वेलन और ए पीजेंट सर्विंग 3 किंग्स, ऐसे चीज़ जो मतलब मुदु वेलन किसको बोला जा रहा है, कि जो वेलन और पीजेंट सर्विंग 3 राजाओं का काम वो जैसे सर्विंग करते थे उनको, मतलब आप बोल सकते हैं कि लुक्स ऑल ओवर, पूरे एरिया को वो देखते थे, ठीक है। फिर है अयार, फिर एक को अयार बोला जाता था। देखो ये देखो, अरियर, सॉरी क्या बोला जाता था, अरियर को क्या बोला जाता था, चीफ, ठीक है। एज अ मार्केट मेकर्स ऑफ रेस्पेक्ट एंड इंटरेस्टेड देम विद द इम्पॉर्टेंट ऑफिस ऑफ द स्टेट ऑफ द एट द सेंटर। अब देखिए कौन कौन काम देख रहा है, ये है मुविदा वेलन है जो ये काम देख रहे हैं, अरियर है ये काम देख रहे हैं, उस एरिया के काम को देखा जा रहा है ना। और टेम्पल के ग्रांट के लिए देते थे। ये लोग क्या किया करते थे, कुछ भी जो लैंड्स जो थे, कोऑर्डिनेटर्स बनाते थे, सामंत लोग क्या करते थे, कोऑर्डिनेटर्स बनाते थे। तो ये सारे काम वो लोग देखा करते थे।
यहाँ कुछ टाइप्स ऑफ लैंड दिया गया है, इसको देखिएगा, है ना, इसको पढ़िएगा, इसको में भी 1 मार्क्स के क्वेश्चंस वगैरह आ सकते हैं सबसे भी। We have seen that the Brahmins often received land grants और ब्रह्मदेय। हमने देखा था कि जब वो जो प्रशस्ति वगैरह लिखते थे ब्राह्मण, तो उनको राजा लोग क्या करते थे, कुछ लैंड गिफ्ट में दे दिया करते थे। तो जो ऐसा ज़मीन जिसको ब्राह्मणों को दान में दिया जाता था, ब्राह्मण्स ऑफन रिसीव्ड एज अ ग्रांट्स, और उसको क्या बोलते थे हम, ब्रह्मदेय। क्या बोलते थे, ब्रह्मदेय। लैंड गिफ्टेड टू ब्राह्मणास को हम बोलते हैं ब्रह्मदेय, ठीक है, याद रखिएगा। लैंड गिफ्टेड टू ब्राह्मण इज नोन एज ब्रह्मदेय, ओके। As a result, a large number of Brahmana settles emerged in Kaveri Valley and in other parts of South Asia. अब देखिए, उस एरिया को यदि ज़मीन किसी ब्राह्मण को दान में मिली, तो अब वो क्या करते थे, उसको लेके घूमते थोड़ी रहेंगे ज़मीन को, वो वहाँ पे धीरे धीरे क्या हुआ, वहाँ सेटलमेंट होने लगा। कहाँ, कावेरी वैली के पास वो सेटल होने लग गए। इन अदर पार्ट्स ऑफ साउथ एशिया ऑल्सो, ठीक है। तो जिस ज़मीन जो ब्राह्मणों को दिया जाए उसको क्या बोलते हैं, ब्रह्मदेय, ओके, याद रखिएगा। ईच, यहाँ देखिए, ईच ब्रह्मदेव वॉज लुक्ड आफ्टर बाई द असेंबली। ये जो ब्रह्मदेव है, जो ज़मीन है ना, इसको कौन देखता था, लुक्ड बाई द असेंबली कॉल सभा, इसको सभा भी बोला जाता था। इसको कौन देखता था, आफ्टर लुक्ड आफ्टर बाई एन असेंबली, और सभा की किसी कोई असेंबली या उसको क्या बुलाता है, सभा, उसको देखती थी उस ज़मीन का काम को। सभा ऑफ प्रोमिनेंट ब्राह्मण लैंडलॉर्ड्स, प्रोमिनेंट ब्राह्मण लैंडलॉर्ड मतलब उसको कौन देखता था, लुक बाई सभा ऑफ, हम बोले कुछ एक असेंबली मीन्स एक सभा, किसकी सभा को, कौन था उस सभा में, प्रोमिनेंट ब्राह्मण्स लैंड होल्डर्स, जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है, वो इसको देखा करते थे, ठीक है। दीज असेंबलीज वर्क वेरी एफिशिएंटली, ये जो असेंबलीज थी और जो सभा थी, ये बहुत ही अच्छे से काम किया करती थी। देयर डिसीजंस वी आर रिकॉर्डेड इन डिटेल इन इंस्क्रिप्शंस, और जो ये काम करते थे, इनका जो भी रिकॉर्ड था, इसको बहुत अच्छे से मेंटेन किया जाता था, और जो भी रिकॉर्ड रहता था, इसको इंस्क्रिप्शन में लिखा जाता था। आपको पता है इंस्क्रिप्शन क्या होता है, किसी पत्थर पे खुदाई करके लिखना, है ना, उसको हम इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। तो उनके कामों को बहुत अच्छे से रिकॉर्ड किया जाता था, कहाँ, इंस्क्रिप्शन में। ऑफन ऑन द स्टोन वॉल ऑफ टेम्पल्स, और दीवारों की जो मंदिरों की जो दीवार होती उसमें भी लिखा जाता था। एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स नोन हैज़ नागाराम्स, देखिए, है ना, और जो एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स थे, अब देखिए आपने सभा, प्रोमिनेंट ब्राह्मणों की जो लैंड होल्डर्स रहते थे असेंबली, उसको क्या बोलते थे, सभा। अब यहाँ देखिए आ गया जो एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स हैं, एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स हैं, उनको हम क्या कहते हैं, यहाँ देखिए नागाम्स, ये सॉरी क्या बोलते हैं हम उनको, ये देखिए यहाँ ये येली लाइन में देखिए इसको अच्छे से, ये देखिए यहाँ लिखा है ना, तो ये सब पॉइंट्स को आपको याद करना है अच्छे से। नागाराम्स, ठीक है, इसको क्या बोलते थे, एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स को क्या बोलते थे, नागाराम्स। ऑल्सो ओकेजनली परफॉर्म्ड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन इन द टाउन, और ये कुछ जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस जो होते थे, ये उसको परफॉर्म करते थे, ठीक है। अब सभा, अब सभा कैसे बनती थी, अब सभा तो हुई, सभा प्रोमिनेंट जो ब्राह्मण लैंड होल्डर्स थे वो आए, लेकिन सभा बनती कैसे थी, सभा में क्या होना, मतलब कैसे आप उसमें सभा में मेंबर हो सकते थे, हम कैसे बोले, कैसे बनती थी सभा। तो सभा हैज़ अ सेपरेटेड कमेटी इट लुक आफ्टर द, देखिए अब सभा जो कैसे बनती थी, उसमें कौन कौन मेंबर्स रहते थे, तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है। ये देखिए यहाँ इसमें लिखा हुआ है, जो सभा में थे जो मेंबर कैसे उसके होते थे, कुल भी मेंबर ऑफ सभा कौन हो सकता था, ये हमको उत्तरामेरु इंस्क्रिप्शन से मिला है। ये हमको यहाँ पे लिखा है कि ऑल दोज हु विश टू बिकम द मेंबर ऑफ सभा शुड बी ऑनर्स ऑफ द लैंड फ्रॉम विच द लैंड रेवेन्यू इज कलेक्टेड। जो यदि सभा का मेंबर बनना चाहता है, मेन तो उसके पास ज़मीन होनी चाहिए और वो टैक्स पेड करता हो, है ना, रेवेन्यू टैक्स पेड करता हो, तभी वो होगा। दे शुड हैव देयर ओन होम्स, उनका खुद का घर होना चाहिए। दे शुड बी बिटवीन 35 to 70 ईयर्स, उनका एज होना चाहिए 35 साल से 70 साल के बीच में।
दे शुड हैव द नॉलेज ऑफ वेदास, उनके पास नॉलेज होना चाहिए, बहुत सारा ज्ञान होना चाहिए, वेदास का ज्ञान होना चाहिए। कितने वेदास हैं आप मुझे आप मुझे लिख कर बताइएगा ना, कितने वेदास हैं हमारे। दे शुड बी वेल वर्स्ड इन एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स एंड ऑनेस्ट, वो उनको एडमिनिस्ट्रेटिव का काम बहुत अच्छे से आना चाहिए, और वो और क्या है मेन, तो वो ईमानदार होना चाहिए, ठीक है, ऑनेस्ट होना चाहिए। इफ़ ये सब चीज़ें उनकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, इतना चीज़ तो उनको होगा तभी वो मेंबर बनेंगे। इफ़ एनी वन हैज़ बीन अ मेंबर ऑफ एनी कमिटी इन द लास्ट 3 years ही कैनॉट बी बिकम द मेंबर ऑफ अनदर कमिटी, यदि 3 साल में कोई किसी कमेटी में मेंबर है तो वो दूसरी कमेटी का मेंबर नहीं बनता, मतलब 3 साल में आप एक ही बार मेंबर बन सकते हैं। Anyone who has not submitted his accounts and those who his relatives cannot consent the election, even यदि मान लीजिए किसी ने टैक्स नहीं पेड किया है तो उसके कोई भी फैमिली मेंबर भी क्या है, सभा का मेंबर नहीं बन सकता है, ठीक है। तो ये थे कि सभा में कैसे मैनर, हाउ कुड बी द मेंबर ऑफ ए सभा, हम एक सभा के मेंबर कैसे बन सकते थे, ये था पॉइंट। अब देखते हैं कि देखिए ये हमको कहाँ से मिला, मैंने बताया उत्तरा मैरूर है ना, उत्तरा मैरूर, ये देखिए चिंगलपुट, यहाँ देखिए इंस्क्रिप्शन कहाँ के इंस्क्रिप्शन में भी दिखा हमको, यहाँ ये देखिए अब यहाँ इस लाइन में लास्ट पैराग्राफ में है, ये देखिए इंस्क्रिप्शन फ्रॉम द उत्तरामेरू इन द चिंगलपुट डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु के इंस्क्रिप्शन से हमको मिला। प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ द वे इन विच द सभा वाज ऑर्गेनाइज, किस तरीके से सभा ऑर्गेनाइज की जा सकती थी, ये चीज़ें इन्फॉर्मेशन हमको उत्तरामेरू चिंगलपुट डिस्ट्रिक्ट के तमिलनाडु डिस्ट्रिक्ट के वहाँ से हमको मिला, ठीक है, इंस्क्रिप्शन से। तो जहाँ किस तरीके से सभा ऑर्गेनाइज होती है, द सभा हैज़ अ सेपरेट कमिटीज़ टू लुक आफ्टर द इरिगेशन वर्क, और जो सभा है उसकी हर व्यक्ति का अलग अलग काम है, वहाँ पे कमिटी बनाई हुई, मीन्स वो गार्डन का काम देखेंगे, कोई इरिगेशन वर्क देखेगा, कोई टेम्पल का काम देखेगा, इस तरीके से क्या है वहाँ पे अलग अलग कमिटी बनाई गई, ठीक है। नेम ऑफ दोज एलिजिबल टू द मेंबर्स, अब देखिए इलेक्शन प्रोसेस क्या है, यहाँ पर आपने तो देख लिया कि कौन मेंबर बन सकता है, लेकिन इलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। नेम्स ऑफ दोज एलिजिबल टू बी द मेंबर्स दिस कमिटीज़ वी आर रिटर्न ऑन द स्मॉल, अब क्या करते थे, जो भी एलिजिबल है उसके नाम को क्या करते थे, एक पाम लीफ में लिखा जाता था, और दिस टिकट्स वी आर पुट इनटू एन अर्दनवर पोट, और इसको एक मिट्टी के बर्तन में उसको चिटको रख देते थे पाम लीफ के, फ्रॉम विच अ यंग बॉय वॉज आस्क्ड टू टेक आउट द टिकट, और उसमें से यंग बॉयज़ किसी भी बच्चे को बोला जाता था कि वो उसमें से आके टिकट को निकाले। 1 by 1 ईच फॉर ईच कमेटी, हर कमेटी के लिए वो लोग इस तरीके से मेंबर्स को निकलवाया जाता था, और उसमें से वो लोग क्या बनते थे, मेंबर बनते थे, ठीक है। तो ये था आपका चैप्टर, और जो बुक्स में थोड़ा सा दिया हुआ है ये जो बॉक्सेस वाला टाइप्स ऑफ लैंड, और ये तो मैंने बता दिया कि ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, और इसको आप एक बार रीड आउट कर लीजिएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये बाकी हम क्वेश्चन आंसर बाद में डिस्कस करेंगे, और मैं आपको क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड करूँगी। तो ये लेसन आपका फिनिश हो गया, ठीक है।